Good morning, student. Today we are going to study some exceptions of Mendel law of inheritance. Mendel law of inheritance के एक्सेप्शन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मेंडल ने लॉ कौन कौन से दिए थे, इनहेरिटेंस के कितने लॉ दिए थे और हर लॉ क्या कहता है। ठीक, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। ठीक, while studying inheritance of one gene and inheritance of two gene। ठीक, एक inheritance of one gene यानी एक जीन का inheritance उन्होंने पढ़ा था। ठीक, और उसके बाद उन्होंने 2 कैरेक्टर की स्टडी एक साथ की, दैट मींस इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन उन्होंने किया था, जैसे दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान उन्होंने 2 नियम निकाले थे, 2 लॉ निकाले थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहते हैं और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ठीक, डाइहाइब्रिड क्रॉस के दौरान मेंडल ने एक लॉ निकाला था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मींस जब हम 2 कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करते हैं, कोई भी जीन, दोनों जीन जो अलग अलग कैरेक्टर को इस तरीके से कोड कर रहा है, एक एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ जो है मिलकर नहीं, इंडिपेंडेंटली जो है गैमेट को बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं। ठीक, तीनों लॉ को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला लॉ जो है ये कहता है कि जब दो प्योर पैरेंट ऑफ सेम कैरेक्टर, दो प्योर पैरेंट ऑफ सेम कैरेक्टर और वहां पे कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं। ठीक, कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का मतलब कि दैट इज अगर हम देखें तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो है कैरेक्टर लिया, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, दैट मींस स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक, स्टेम हाइट एक कैरेक्टर था जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे, एक टॉल था, एक क्या था, ड्वार्फ था, और यहाँ पे प्योर पैरेंट लिया गया था, एक प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ, दैट इज एक प्योर होमोजाइगस टॉल था एंड सेकंड वन इज द प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक, जब उनको उन्होंने क्रॉस कराया था तो जो फर्स्ट जनरेशन बना था वहां पे आपको हाइब्रिड मिलता है। ठीक, और यहाँ पे हाइब्रिड मिलने के दौरान मेंडल ने ये कहा था कि दोनों पैरेंट में से किसी एक ही पैरेंट को रिजेंबल करेगा कौन, दैट इज F1 जनरेशन, दैट इज ऑफस्प्रिंग, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेंडल ने ये बोला कि 2 पैरेंट जब क्रॉस करेंगे, ठीक, सेम कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, तो वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, वहां पे दोनों में से किसी एक ही पैरेंट को रिजेंबल करेगा और वो कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट कहलाएगा। दूसरा कैरेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो छुपा हुआ है। ठीक, वो छुपा हुआ है, ठीक, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है डोमिनेंट एलील के कारण, डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, और यहाँ पे मेंडल की चीजों, अब मेंडल ने बोला कि मेंडल ने पी प्लांट के बारे में बोला, दैट मींस उनको ये आइडिया था कि सभी प्लांट में चीज होता है, पर आगे चल के हमें ये देखने मिलता है कि सभी प्लांट में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। ठीक, जैसे हम पहला एक्सेप्शन पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस का, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक, पहले मेंडल के बारे में समझ लेते हैं कि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए क्या बोला था। ठीक, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के टाइम पे बोला क्या था, मेंडल ने कहा था कि अगर आप प्योर टॉल ले रहे हैं, प्योर टॉल को ले रहे हैं और प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर को हम ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, तो हमें मालूम है कि भाई प्योर होमोजाइगस है, प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है, तो हमेशा होमोजाइगस जो होता है वो एक ही टाइप का गैमेट बनाता है, ये कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल टी, ये कंट्रीब्यूट करेगा स्मॉल टी। जब दोनों मीटअप करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मींस क्या बन रहा है, एक तरीके का ये F1 जनरेशन है और ये क्या बन रहा है आपका, हाइब्रिड बनके तैयार हो रहा है। ठीक, क्या बनके तैयार हो रहा है, हाइब्रिड बनके रेडी हो रहा है। ठीक, हाइब्रिड जब बन रहा है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, और हेटेरोजाइगस में एक क्या है, डोमिनेंट एलील है, एक क्या है, डोमिनेंट एलील है, यानी कि अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑल टॉल, ऑल प्लांट विल बी टॉल, सारे प्लांट टॉल हो जाएंगे, दैट मींस दोनों में से किसी एक ही कैरेक्टर को क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, यहाँ पे मेंडल ने ये बोला था। ठीक, पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो क्या रहा है, एक स्पीशीज है जिसका नाम क्या है, दैट इज स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, और ये एंटी राइनम मेजस। ठीक, मेनली स्पीशीज ढेर सारे हैं पर मैं एक स्पीशीज का नाम लिख रहा हूँ, दैट इज एंटी राइनम मेजस, जिसको
जिसको हम लोग कहते हैं कि दे आर द कॉमन नेम्स, दे आर द साइंटिफिक नेम्स। ठीक, ये का साइंटिफिक नेम है और ये सारे कॉमन नेम्स हैं। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें दो तरीके के फ्लावर होते हैं। फ्लावर का कलर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक रेड होता है और एक क्या होता है, व्हाइट होता है। एक रेड होगा और एक क्या होगा, व्हाइट होगा। यानी कि यहाँ पर भी फ्लावर के कलर में क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला जाता है कि रेड जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का ही अल्फाबेट हम लेते हैं, दैट मींस इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल आर, इसको हम मानेंगे क्या, स्मॉल आर, स्मॉल आर। सपोज ऐसे करते हैं, दो फ्लावर लिया हमने, एक कैपिटल आर फ्लावर का सीड लिया, एक स्मॉल आर वाले फ्लावर का सीड लिया, दोनों के बीच में क्रॉस होता है। ठीक, नाउ दे बिहेव्स एज व्हाट, पैरेंट। ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, पैरेंट की तरह। होमोजाइगस है तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा आर, ये बनेगा स्मॉल आर, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे मेंडल ने किया था, सेम ऐसे। ठीक, जैसे वहाँ कैपिटल की स्मॉल टी मिला था, यहाँ पे क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर। बट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ना ही जो आपकी प्रोजनी बन रही है, दोनों में से एक भी पेरेंट को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। वहाँ दोनों में से एक पेरेंट को तो एक्सप्रेस कर ही रहा था, यहाँ पे एक भी पेरेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। दैट मींस यहाँ पे क्या बन जा रहा है, पिंक कलर बन जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक, दैट मींस कंप्लीटली डोमिनेंट वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण डोमिनेंट रिसेसिव ब्लेंड होकर एक नया कलर दे रहे हैं, दैट इज पिंक कलर। ठीक, तो ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो इसकी सेल्फिंग करा दूं, दैट मींस सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं इसका। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं तो अब नाउ प्रोजेनी बिहेव्स एज अ पैरेंट, नाउ प्रोजेनी बिहेव्स एज व्हाट, पैरेंट, दैट मींस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, प्रोजेनी कैसे बिहेव करेंगे, पैरेंट की तरह। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आता है तो वहां गैमेट का नंबर बढ़ जाता है। होमोजाइगस होता है एक ही टाइप का बनाएगा, हमें मालूम है कि होमोजाइगस जो है वो एक ही टाइप का बनाएगा, पर जब हेटेरोजाइगस आता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट बढ़ जाते हैं। और नंबर ऑफ गैमेट निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n। और वेयर n रिप्रेजेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी जितना हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसको वो कर दीजिए, उसके पावर में लगा दीजिए, उतना गैमेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 1 कर देंगे, दैट मींस कितना गैमेट बनेगा, नंबर ऑफ गैमेट बनेगा 2। ठीक, एक कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा, इधर भी एक कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा। ठीक, दे बिहेव्स एज अ, नाउ दे बिहेव्स एज अ पैरेंट। ठीक, और इन्होंने बनाया क्या है, गैमेट बनाया है। ठीक, क्या बनाया है, गैमेट बनाया है। ठीक, अब चेकर स्क्वायर बना देते हैं, यूनिट स्क्वायर बॉक्स जो है उसको बना देते हैं। ठीक, नंबर ऑफ गैमेट इधर दो है तो कितने बॉक्स बनेंगे, 2 × 2 4, 4 बॉक्सेस यहाँ बन के आपके रेडी होंगे। ठीक, एक जगह एक पैरेंट का आप जीनोटिपिक वो लिख लीजिए, एलिलिक कंडीशन, एक जीन्स का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, और एक तरफ दूसरे का जेनेटिक जीन्स का एक गैमेट का नंबर लिख लीजिए। तो आप आर यहाँ देखने मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ध्यान से देखिएगा, आप चाहते तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर ऐसे लिख सकते थे, पर ना रखिए डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा आगे लिखा जाता है। ठीक, इसलिए आर पहले आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेंडल ने जब F2 जनरेशन करवाया था, सेल्फिंग कराई थी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे जेनेटिक तरीके से एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ठीक, पर वहाँ पे ब्लेंडिंग ना होने के कारण जो आपका जीनोटिपिक रेशियो जो था वो 1:1 तो था ही, पर फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, 3 टॉल था 1 गॉड था, 3 टॉल था 1 गॉड। ठीक, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जेनेटिक रेशियो सेम एज मेंडल रेशियो, जो जेनेटिक जो रेशियो है और जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे, वो सेम देखने मिलेगा। भाई हमारे पास क्या एक आर है, ठीक, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक क्या है, स्मॉल आर, दैट मींस रेशियो क्या होगा, 1:1। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 1:1 रेशियो आपको यहाँ दिखाई देगा। बट यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक,
फिनोटिपिक रेशियो है। आप पहले एक चीज दिमाग में रखिए कि फिनोटिपिक रेशियो है क्या। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब होता है जीन का एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीन दिख कैसे रहा है, ठीक, उसका एक्सप्रेशन क्या है, बना किस किस कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से एलिल्स जो आके ब्लेंड हुए हैं, मिले हैं, जो आके एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपका क्या है वो बताता है, ठीक, जेनेटिक एक्सप्रेशन जीनोटाइप। फिनोटाइप बताता है कि जैसा आपका जीनोटाइप होगा उस हिसाब से आपका जो है बाहरी स्ट्रक्चर, दैट मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखेगा वो कौन डिफाइन करेगा, आपका जीनोटाइप डिफाइन करेगा। तो ये क्या होता है, जीनोटाइप आपके फिनोटाइप को डिसाइड करता है। अब जैसे ध्यान देखिए कि मेंडल का जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1, ठीक, एक कैपिटल आर था, दोनों डोमिनेंट थे, इसलिए यहाँ पे क्या था, टॉल प्लांट हो गया था। दो कैपिटल आर स्मॉल आर थे, दैट मींस हेटेरोजाइगस कंडीशन थे, पर उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा था। डोमिनेंट कैरेक्टर जब अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो दोनों भी क्या होंगे, टॉल होंगे। तो 3 टॉल हो गए और एक स्मॉल आर यानी हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, जिसको हम लोग कहेंगे डॉर्फ। डॉर्फ अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा, इसको दिमाग में रखना, डॉर्फ तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब जीन और उसका एलिलिक फॉर्म यानी कि अल्टरनेट फॉर्म जो है वो दोनों रिसेसिव होंगे। क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो वहाँ पे मेंडल के हिसाब से, ठीक, एक भी डोमिनेंट आ गया तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक, फुल्ली डोमिनेंट की बात, ठीक। जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3:1 था, यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलेगा आपको, दैट इज 1:2:1, यानी कि एक क्या है, रेड है, दो क्या है यहाँ पे पिंक है, और एक क्या है आपका व्हाइट है। देखिए आंसर, ये आपका क्या है, रेड है, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपको, पिंक देखने मिलेगा, दिस इज पिंक, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज में, ठीक, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में आपको एक तरीके से मेंडल के लॉ का डेविएशन दिखाई देता है, वहां से टॉल था, यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग हो गई, मिक्स हो गया कैरेक्टर, दोनों पैरेंट में कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आपको F2 जनरेशन में आपको जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें भी आपको डेविएशन दिखाई देता है। वहाँ पे 3:1 था, यहाँ पे 1:1, यानी जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों एज इक्वल 1:1 एंड 1:1, ठीक। दिस इज incomplete dominance which is an exceptions of Mendel's law of inheritance, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डोमिनेंस और रिसेसिव वाला खेल है क्या, कि क्यों कोई जीन और कोई एलील डोमिनेंट है और क्यों कोई एलील क्या है रेसेसिव है, ठीक। इतना दिमाग में रखिएगा, नेचर में जब जीन्स बने थे तो सबसे पहले क्या थे, सारे वाइल्ड टाइप के जीन्स थे, दैट मींस दे आर ऑल आर डोमिनेंट, ठीक, सभी के सभी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक। एनसीईआरटी कहता है कि व्हाई सम जीन्स, व्हाई द कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम जीन्स आर रेसेसिव, ठीक। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया हो तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, हमें मालूम है कि भाई एक जीन है उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आप देखने को मिलता है, जब होमोजाइगस होगा तो वो तो हमें मालूम है, तो पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने वाला है, वो दोनों मिलकर एक्सप्रेस करेंगे एक तरह, ठीक। पर जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, तो वहाँ पे एक डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आता है, क्या आता है, रेसेसिव वाला कैरेक्टर। डोमिनेंट और रेसेसिव का क्या है, देखना नेचर में जब जीन बना था, वो सब के सब कैसे थे, वाइल्ड टाइप के थे, जो कि डोमिनेंट थे, ठीक, डोमिनेंट थे, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अभी नया बना है तो ये अनमोडिफाइड है, ठीक, अनमोडिफाइड आपको जीन ये दिखाई देगा, अनमोडिफाइड, ठीक। इसी में जब कभी देखने मिलता है म्यूटेशन, जब नेचर में म्यूटेशन हुआ, कुछ परिवर्तन देखने मिला, तो उस अनमोडिफाइड एलील में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ फेरबदल हुआ, ठीक। तो बना क्या, मॉडिफाइड जीन बना, और यही मॉडिफाइड जीन जो है वो 3 तरीके से अपने आप को शो कर सकता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं कि सपोज ठीक, एक काम करते हैं कि एक जीन है, ठीक, वो एक हार्मोन बना रहा है, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक हार्मोन बना रहा है, वो बना रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक। किसको बना रहा है, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक, जो कि हमारे हाइट के इंक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइट को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, क्या करता है, हाइट को बढ़ा देता है। एक जीन है जो ग्रोथ हार्मोन करके हाइट को बढ़ा, दैट मींस ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब मान लो इसमें चेंज हुआ, ठीक, इस जीन में होता है क्या, म्यूटेशन, इस जीन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक। और इस जीन में म्यूटेशन होगा तो 3 तरीके की कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन
ठीक, पहला कंडीशन हो सकता है कि एक तरीके से नो स्पेसिफिक चेंज, ठीक, यानी कि फेरबदल तो हुआ पर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, हार्मोन वैसे ही बन रहा है, ठीक, नो स्पेसिफिक चेंज हुआ, नो स्पेसिफिक चेंज, कोई भी चेंज अकर नहीं हुआ, कोई भी चेंज अकर नहीं हुआ। तो अगर चेंज नहीं होगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल बनता रहेगा और हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंडीशन ये है कि भाई फेरबदल हुआ पता ही नहीं चला। दूसरा कंडीशन ये है कि फेरबदल हुआ, ऐसा फेरबदल हुआ दैट मींस जेनेटिक में, जीन्स में आपके ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसके कारण जो है वो क्या बन रहा है कि एंजाइम तो बन रहा है, एंजाइम तो बन रहा है पर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। कैसा बन रहा है? एंजाइम बन रहा है, एंजाइम और हार्मोन बन रहा है नॉन फंक्शनल हार्मोन बन रहा है, नॉन फंक्शनल हार्मोन। एनसीईआरटी कहता है एंजाइम के बारे में, हार्मोन के बेसिस में समझ रहा हूं, ठीक, नॉन फंक्शनल हार्मोन बन रहा है, हार्मोन ही नहीं बन रहा है, ठीक, मतलब हार्मोन बन रहा है पर एक तरीके से देखा जाए हम काम नहीं कर रहा है, तो हाइट तो बढ़ेगी नहीं, हाइट जो है वो आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी, हाइट जो है इंक्रीज नहीं करेगी, हाइट बढ़ने नहीं वाली, ठीक, हाइट जब नहीं बढ़ रही है दैट मींस ये कैसा कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन आ गया कि सॉरी रिसेसिव कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। थर्ड अगर आप देखेंगे तो नॉन फंक्शनल हार्मोन है। तीसरा ये है कि नो हार्मोन एट ऑल, ठीक, नो हार्मोन एट ऑल, कोई भी हार्मोन नहीं बना, हार्मोन ही नहीं बना, तो यहाँ पर भी हाइट नहीं बढ़ी। तो तीन कंडीशन बन रहे हैं कि अगर जीन में तरीके से म्यूटेशन होता है तो नो स्पेसिफिक चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा तो डोमिनेंट ही रह जाएगा, ठीक। पर बाकी ये दो जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं इट ब्रिंग्स रिसेसिव कंडीशन, ये क्या कर सकते हैं, रिसेसिव कंडीशन को बना सकते हैं, ये क्या बना सकते हैं, रिसेसिव कंडीशन को बना सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड जीन कहते हैं, ठीक है। तो कोई नया चीज बनता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है, नया चीज बन गया तो भाई मॉडिफाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनमॉडिफाइड है, नीचे में सबसे पहले बना था, फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉडिफाइड हुआ, ठीक। तो ये चीज समझ में आए, एक बार वापस मैं समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से, ठीक। जीन हमारे पास नेचर में जब बना था वो सारे डोमिनेंट थे, इतना दिमाग में समझ में आया, ठीक। इसके बाद यही जीन में क्या होता है, कुछ म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होने के कारण तीन तरीके के फेरबदल होते हैं, ठीक, तीन तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला चेंज होता है ऐसा कि ऐसा चेंज हुआ कि पता भी नहीं चला, ठीक, जो नॉर्मल चीजें बन रही थी वही बन रही तो वो डोमिनेंट ही रह जाएगी। दूसरा चीज है कि बन तो रही है, ठीक, पर वो किसी काम की नहीं है, ठीक, काम में आई ही नहीं, दैट इज नॉन फंक्शनल, ठीक। और लास्ट क्या हो जाएगा, बनी ही नहीं, बनेगा ही, ठीक, दैट मींस उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, रिसेसिव कंडीशन आपको दिखाई देता है, ठीक। ये चीज समझ के रखिए, ठीक। अब बारी आती है, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दैट इज कोडोमिनेंस, ठीक। कोडोमिनेंस कहता क्या है इसको ध्यान समझिएगा, ठीक। कोडोमिनेंस